मॉर्निंग 10th क्लास। आओ बेटा, आज जो है हम अपना थर्ड चैप्टर इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मुद्रा और साख। ठीक है, मुद्रा का मतलब होता है पैसे, ओके, और साख का मतलब होता है ऋण, कि जो है किस तरीके से ऋण हमें प्राप्त होता है अलग अलग स्रोतों से। तो ये इसके अंतर्गत इस लेसन में हम सारा ये पढ़ेंगे कि मुद्रा जो है उसका क्या क्या प्रयोग होता है, क्या इस्तेमाल होता है। जैसे आप सब बच्चों को पता है कि मुद्रा का प्रयोग जो है हम हमारे जो आज का जो हमारा एनवायरनमेंट है, अगर हम उसमें उसकी बात करें तो मुद्रा के बिना जो है हमें कुछ सी भी प्रकार की कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती है। तो विभिन्न प्रकार के लेन देन में जो है हमें किसकी आवश्यकता होती है, मुद्रा की आवश्यकता होती है। अगर हमें किसी भी कोई भी वस्तु मार्केट में चाहिए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या स्टार्टिंग से ही मुद्रा हमारे पास थी? तो ऐसा है बेटा, स्टार्टिंग से ही हमारे पास मुद्रा नहीं थी। एक समय ऐसा होता था जब जो है हम बार्टर सिस्टम का प्रयोग करते थे, वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। यानी कि मान लीजिए अगर आपको जो है कि एक व्यक्ति जो है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो है डायग्राम्स बना करके दिखाया गया है कि आपके गेहूं के लिए मैं आपको जूते दूंगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इस व्यक्ति को गेहूं चाहिए और इसको जूते चाहिए। ठीक है, देखो इसके पास गेहूं है और इसके पास जूते हैं, लेकिन इसको गेहूं चाहिए और इसको जूते चाहिए, तो ये आपस में क्या कर लेते थे, चीजों का एक्सचेंज कर लेते थे। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो है, मुझे जूते चाहिए लेकिन मेरे पास गेहूं नहीं है। ठीक है, ये बर्तन जो है बना रहा है, इसके पास जूते नहीं है और सॉरी इसके पास गेहूं नहीं है, ये किसी तीसरे व्यापार में है। तो ऐसा है कि समाज के अंदर ये जरूरी नहीं है बेटा कि हमेशा जो है एक ऐसा पॉसिबल हो पाए कि भाई जिसको जो वस्तु चाहिए उसको बदले में दूसरा एक्सचेंज करने वाला, वस्तु को विनिमय करने वाला जो है व्यक्ति मिल जाए। और कई बार ऐसी समस्या भी पैदा हो जाती है कि हम ये देखते हैं कि अधिक मूल्यवान वस्तु के बदले में जो है कम मूल्यवान वस्तु का अगर लेन देन करना पड़ रहा है तो वहां पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ऐसे समय में जो है मुद्रा का प्रयोग जो है वो सबसे सुगम है। मुद्रा का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो है ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। लेकिन जब मुद्रा नहीं आई थी तो उससे पहले जैसे हमारे यहाँ पर आया है कि आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग कहा जाता है, कि एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है, वहीं दूसरा व्यक्ति वस्तु खरीदने की इच्छा रखता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना जो है वस्तुओं का विनिमय होता था, वहां आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है। कि वहां पर जो है अनिवार्य विशिष्टता का मतलब कि ये दोनों जो है एक दूसरे के पास समान होना भी चाहिए और समान लेने के लिए इच्छुक भी होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम जो है आज के समय की बात करते हैं, इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, तो मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। कि यहाँ पर कोई आवश्यकता, अगर मान लीजिए हमारे पास मुद्रा आ गई थी जिसके बाद, तो मुद्रा आने के बाद ये जरूरी नहीं है कि इस व्यक्ति को जो है अगर गेहूं चाहिए तो इसे जूते ही बदले में लेने ही पड़ेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे ये तीसरा व्यक्ति है, इसको अगर गेहूं चाहिए या जूते चाहिए तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि ये इन चीजों को बेचे। अगर इसके पास मुद्रा है तो मुद्रा से ही अपना काम आसानी से कर पाएगा, इनको अपना पैसे दे देगा और इनसे जो वस्तु चाहेगा वो ले लेगा, जैसे कि आप आजकल देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो है अगर ऐसा हो जाता है तो मुद्रा का प्रयोग अगर शुरू हो जाता है, तो ऐसे में कोई जरूरी नहीं है कि हमें इस प्रकार की आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग को ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये मुद्रा के आने से क्या हुआ है, मुद्रा के आने से जो है पहले से जो है व्यापार हमारा तेज हुआ है, पहले से हमारा जो है खरीद फरोख्त जो है पहले से आसान हुई है। खरीद मतलब खरीदना, फरोख्त मतलब बेचना। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर कहते हैं कि जो है मुद्रा के आधुनिक रूप। देखो मुद्रा के जो है पहले किस किस तरीके के प्राचीन आहत सिक्के, ठीक है, 2500 साल पुराने हैं, फिर कालीन सिक्के दिखाए गए हैं, तुगलक कालीन सिक्के दिखाए गए हैं, अकबर कालीन मोहरें दिखाई गई हैं। इसके बाद जो आज का जो आप बच्चे देखते हैं आधुनिक सिक्का, वो दिखाया गया है। ठीक है, तो ये सारे जो है ये सब क्या हुआ है, ये जो है मुद्रा ने अपना निरंतर क्या किया है, अपनी मुद्रा जो है धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता गया है। ठीक है, जैसे जो है बहुत प्रारंभिक काल से ही अगर हम भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे सोने, चांदी और तांबे जैसी वस्तुओं का चलन होने लगा और हम जो है इस तरीके की चीजों का प्रयोग मुद्रा के जो है रूप में करने लगे। ठीक है, उसके बाद आती है बारी करेंसी की। करेंसी क्या है, जिसको हम आधुनिक रूप से करेंसी, आज के जमाने में हम करेंसी कहते हैं, जिसके अंदर क्या शामिल किया जाता है, करेंसी में जो है कागज के नोट और सिक्के शामिल किए जाते हैं। ठीक है, वे चीजें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, इसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य वस्तुओं
धातुओं सॉरी जैसे सोना चांदी तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। अनाज और पशुओं की तरह वे रोजमर्रा की चीजें भी नहीं हैं। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है, फिर भी इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है? इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सरकार इसे प्राधिकृत करती है, यानी कि सरकार के द्वारा क्या किया गया है, इसको मान्यता प्रदान की गई है इस सिक्के को। ठीक है, ये कोई बहुमूल्य धातु नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी जो है इसके बदले में यानी कि नोटों के बदले में या फिर सिक्कों के बदले में हमें जो भी चाहे हम बाजार से वस्तु खरीद सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि उसे सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है, सरकार द्वारा उसे मान्यता प्रदान की गई है। भारत में जो है रिजर्व बैंक जो है वो केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि नोट जारी करने का अधिकार किसे है, सरकार को या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत का सबसे बड़ा बैंक है और उसी को जो है नोट जारी करने का, करेंसी जारी करने का अधिकार होता है। ठीक है, भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं है। ठीक है, अगर कोई ऐसे मान लीजिए जैसे आपने सुना भी होगा नकली नोट, नकली सिक्के, अगर कोई पर्सनल लेवल पर इस तरीके की चीजें बना करके और मार्केट में लेकर के आता है तो उसे जो है दंडित किया जा सकता है, उसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा जो है कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है। विनिमय के माध्यम के रूप का क्या अर्थ होता है बेटा? विनिमय के माध्यम यानी कि वस्तुओं का लेन देन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो है पैसे का जो है करेंसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो वैधता मतलब कानूनी रूप से इसको जो है मान्यता प्रदान करना कि वस्तुओं के लेन देन के लिए जो है करेंसी को वैधता प्रदान की गई है, करेंसी को जो है मान्यता प्रदान की गई है, जिसे भारत में सौदे में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता है। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता है, इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। ऐसा है बेटा कि मार्केट के अंदर आपको कोई भी सामान खरीदना है तो आप किससे खरीदेंगे? करेंसी के माध्यम से खरीदेंगे। और मार्केट में अगर आपसे को कोई करेंसी लेने से मना करता है, अगर आपसे कोई कहता है कि नहीं मैं ये भारतीय रुपया आपसे नहीं लूंगा, भाई आप भारत में हैं और भारत की कोई चीज परचेज कर रहे हैं, तो वहां पर अगर आपसे भारतीय रुपया लेने से मना करता है तो वो कानूनी अपराध है एक तरीके से। ठीक है, तो कानूनी रूप से जो है वो आपको अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, आपको उसे जो है आप अगर पैसा दे रहे हैं तो उससे आपको सामान देना ही होगा। उसके बाद बैंकों में निक्षेप। निक्षेप का मतलब होता है एक तरीके से भंडार, कि भाई बैंकों में जो है किस तरीके से जो है हमारा धन किस तरीके से रखा जाता है। देखो, लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। लोग क्या करते हैं, आप सब बच्चों को पता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बैंकों के अंदर पैसा जमा करते हैं। ठीक है, किसी समय पर क्यों बैंकों में जमा किया जाता है बेटे? कि किसी समय पर लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए हर महीने के आखिर में वेतन वाले मजदूरों के अतिरिक्त नगद होता है। ठीक है, जिनके पास देखो फिक्स इनकम होती है वो अपने खर्चों का जो है पहले से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि हमें कितना पैसा जो है अपने पास रखना है खर्चे के लिए और कितना पैसा हमें बैंक में रखना है। बैंक में पैसा रखने का क्या फायदा होता है कि बैंक में पैसा रखने का फायदा ये होता है बेटा कि जो बैंक में पैसा रखा जाता है उस पर हमें क्या मिलता है, इस पर सूद भी देते हैं। सूद का मतलब क्या होता है? ब्याज। ठीक है, कि मान लीजिए आपने जो है 1,000 रुपये बैंक में जमा करवाया तो उसके ऊपर आपको जो है 5-10 रुपए कुछ ब्याज के रूप में मिल रहे हैं। और अगर आप जो है इस तरीके से उसको लगातार जमा करवा के रखेंगे तो फिर आपको जो है एक लंबी समय अवधि के बाद जितना भी आपने पैसा जमा करवाया है आपको उससे ज्यादा पैसा जो है इकट्ठा होकर के मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बैंकों में पैसा जो लोग जो है जमा करवाते हैं, क्योंकि बैंकों में लोगों का धन क्या रहता है, वो सुरक्षित रहता है। जब भी लोगों को अगर मान लो किसी प्रकार की आवश्यकता होगी तो लोग बैंक में जाएंगे और अपनी सुविधा अनुसार वहां से पैसा निकलवाएंगे और फिर अपना जो है प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, बैंक खातों में जमा धन को मांग के लिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। देखो, जो भी पैसा बैंक में जमा करवाया जाता है वो ये नहीं होता है कि वो जो है जमा करवा दिया, तो अगर मान लीजिए आपने इस तरीके से बैंक में पैसा जमा करवाया कि हमें जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम अपना पैसा निकलवा सकें, तो उस पैसे को जो आपने मांग के लिए यानी कि हमें जब भी आवश्यकता होगी तो हम उस पैसे को निकलवाएंगे, तो उस पैसे को क्या कहा जाता है? मांग जमा कहा जाता है। ठीक है, मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। यह सुविधा जो है इसे मुद्रा का
का जो है महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। आपके नगद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में भी सुना होगा, ये आप सब बच्चे जानते हैं। क्या क्या होता है कि आप जरूरी नहीं है कि आप जो है बैंक के अंदर जो है पैसे के बदले पैसे दें, आप जो है चेक से भी भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, तो चेक क्या होता है, देखो चेक द्वारा भुगतान, ये देखिए ये जो है बता रखा है यहाँ पे किस तरीके से जो है चेक होता है। और उसके ऊपर क्या होता है कि यहाँ पर जो है डेट लिखी रहती है, उसके बाद ये इस तरीके से होता है। यहाँ पे जितनी राशि आपको चेक के रूप में जमा करनी है वो आप ले लीजिए, कौन सा बैंक है, शाखा कौन सी है, कहाँ कौन सी जगह है। उसके बाद ये इस तरीके से नीचे नंबर लगे रहते हैं, इधर एक साइन करो, बैक साइड में 2 साइन करो, और उसके बाद जो है आप अपना बैंक में जो है चेक लगा करके अपने पैसे निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो चेक बेसिकली क्या है बेटा, चेक जो है एक तरीके की सुविधा होती है जिसमें कि आपको जो है जोखिम के तौर पे बहुत सारा पैसा अपने साथ लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है चेक के माध्यम से भी अपनी मुद्रा को जो है सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये चेक भी एक तरीके का क्या होती है, ये भी एक तरीके की हमारी मुद्रा ही होती है। ठीक है, आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा कि बैंकों के लिए इन जमा के बदले कोई मांग जमा एवं भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्यप्रणाली से बहुत करीब से जुड़े होते हैं। ये सारे बैंकिंग का जो भी काम होता है वो कहाँ पर होता है, सारा काम जो है बैंक के अंदर होता है। पैसे जमा करवाना, निकलवाना, चेक को क्लियर करवाना, ये सब चीजें बैंक के अंदर चलती हैं। ठीक है, उसके बाद ये सब वो जो हमने टॉपिक पढ़ा पीछे, उससे क्या पता लग गया कि हम क्या करते हैं, बैंक में पैसे जमा करवाते हैं। निक्षेप का मतलब जमा करवाना, कि बैंक में हम पैसे को जमा करते हैं ताकि जब भी हमें बैंकों से पैसे की आवश्यकता पड़े तो हम उससे पैसा निकलवा सके। और एक खास बात और होती है बेटा कि ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग जो है जो भी पैसे जमा करवा रहे हैं केवल उन्हीं से जो है उन्हीं की आवश्यकताएं बैंक पूरी नहीं करता है, इसके अलावा भी बैंक बहुत सारे लोगों की आवश्यकताएं पूरी करता है। ठीक है, तो बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां, तो बैंक केवल पैसा जमा ही नहीं करता है, बैंक लोगों को ऋण भी प्रदान करता है। ठीक है, तो बैंकों में ऋण कैसे मिलता है, देखो बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन जमा में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं, यह एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है। जैसे आप देखो ये जो है, इस जो सुंदर सी पिक्चर के माध्यम से ये बात समझ सकते हैं, ये बैंक है जैसे बीच में दिखा रखा है क्लियर से। बैंक की आय बढ़ती है कैसे कैसे, देखो जमा करता है, लोग आते हैं बैंक में पैसे जमा करवाते हैं। ठीक है, और ये बैंक क्या करता है, बैंक में पैसे जमा हो गए, बैंक फिर लोगों को क्या देता है, उससे ऋण देता है। ठीक है, अब सब बच्चे इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जो बैंक में पैसे जमा करवाता है उसे बदले में ब्याज मिलता है, और जो लोग बैंक से ऋण लेते हैं उनको बदले में क्या देना पड़ता है, बैंक को जो है ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, तो एक तरफ से क्या होता है, बैंक जो है इस तरीके से क्या करता है, जब लोगों से पैसे जमा करता है तो उनको ब्याज देता है, और जब लोगों को ऋण देता है तो उनसे ब्याज लेता है। ठीक है, तो लोग ऋण लौटाते हैं और ब्याज भी देते हैं, इसी प्रकार से लोग धन निकलवाते हैं और ब्याज पाते हैं। तो इन सब चीजों में क्या रहता है, बैंक की आय निरंतर बढ़ती रहती है। तो जितना ज्यादा लोग बैंकों में पैसे जमा करवाएंगे, प्लस में जो है लोग लोन भी लेंगे और लोन लेकर के लोन को चुकाएंगे, समझ गए, लोन लेकर के अगर लोन को खा जाएंगे तब नहीं, लोन लेकर के और लोन को अगर चुकाते हैं, उस कर्ज को चुकाते हैं, साथ में ब्याज भी अदा करते हैं, तो निरंतर रूप से बैंकों की आय बढ़ती है। ठीक है, और बैंकों में लोगों का और ज्यादा विश्वास बढ़ता है, और बैंक प्रणाली अगर स्ट्रांग होती है तो उससे कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी हमेशा के लिए मजबूत बनी रहती है। आगे ये देखो कि आजकल क्या है, आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% जो है हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। जैसे ये बैंक है, ये जितने भी इसके पास पैसा है इसका 15% ये अपने पास रखेगा, बाकी सारा क्या कर देगा बेटे, ये सारा कर्जे के रूप में लोगों को दे देगा। 15% अपने पास क्यों रखता है ये, ताकि मान लो कोई भी जमा करता है इसके पास आ जाता है पैसा निकलवाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में बैंक का जो विश्वास है वो खराब ना हो, और बैंक क्या करे, बैंक अपने पास जो 15% इसने पैसे जमा रखे हैं उसमें से लोगों को पैसा दे दे। ठीक है, इस तरीके से बैंक अपना काम करता है। तो बैंक जो है इस तरह से, बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है यानी जिन्हें हम जमा करता कह रहे हैं, उनकी राशि लेकर के और फिर किसको दे देता है, जिनको राशि की आवश्यकता है। तो बैंक बीच में क्या करता है, मध्यस्थता का काम करता है, किन के बीच में, जमाकर्ता और कर्जदार के रूप में मध्यस्थता का काम करता है। ठीक है,
तो इस तरीके से जो है बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है, और इन दोनों के बीच में जब जो ये काम करता है तो उसी से बैंकों की इनकम बनती है। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट इसके आगे का पार्ट जो है मैं आपको सेकंड वीडियो में करवाती हूँ, ज्यादा लेंथी हो जाएगा बेटा। ओके, बाय बाय।